दोस्तों नमस्कार। ट्रगी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। दोस्तों, सितंबर 1, 1956 यह दिन भारत की जनता के लिए, भारत की बीमा धारकों के लिए एक स्वर्णमय दिन था, क्योंकि 1956 में जब बीमा क्षेत्र को लेकर नेशनलाइजेशन का जिक्र हुआ, उस वक्त भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट के भीतर ये कहा था कि हम इसलिए बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं क्योंकि लोगों का जो पैसा बीमा क्षेत्र में लगेगा उसमें कम से कम लूटने की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि अभी तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे वो बीमा के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। तो सबको साथ लेकर 1956 में पार्लियामेंट के भीतर एक कानून बना था और उस कानून के तहत LIC का जन्म हुआ था। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की दी हुई सिर्फ 5 करोड़ रुपए से 1956 में बना था, लेकिन उसके बाद से पहली योजना में ही 1956 से 1961 के बीच में ये 18,400 करोड़ रुपए इस देश के लोगों ने LIC में लगाया और LIC ने वो पैसा सरकार को दिया और सरकार ने वो पैसा अपनी पहली योजना में ही, पहली पंचवर्षीय योजना में ही लगाया। LIC का अगर रफ्तार आप समझना शुरू करेंगे तो 1997 से 2002 तक के बीच आते आते ये 1 लाख से पार होके 1,70,000 करोड़ हो गया। LIC का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा और इससे जो पैसा आता था वो भारत की बीमा धारकों की पॉलिसी से आता था, जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की होती थी। जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की होती है उसमें दुनिया की हर देश की जनता अपनी भरोसा जताती है, क्योंकि सरकार भी अपनी जनता को 100% गारंटी देती है। इसी वजह से LIC में भारत के 24 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये निजी हाथों में जाएगी तो फिर गारंटी सरकार की नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी। और दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर का पहला मंत्र यही होता है कि खुद मुनाफा कमाना, ना कि जनता को मुनाफा कमाने देना। तो सरकार को तय करना है, सरकार के मदद ये संस्था चलती है, जनता इसमें पैसा लगाती है और उसके जरिए जो भी उसको बोनस मिलती है। और क्योंकि बीमा क्षेत्र का मतलब ज़्यादातर यही होता है कि मौत के बाद बहुत सारी सुविधाएं पैसों के जरिए जो मिल जाए, लेकिन मौत तो रगड़ने की बराबर है, वो दशमलव में आएगी और इससे जो पैसा मिलता रहा उससे LIC फैलती फूलती चली गई। देश के कितने बड़े हिस्सों में ये काम कर रहा है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये इससे समझ लीजिए कि 1,40,000 कर्मचारी हैं। ये इससे समझ लीजिए कि इसमें जो एजेंट काम करते हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 12 लाख के करीब है। इसके 2000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 8 जोनल ऑफिस हैं और पूरी इसकी एसेट है। और ये सारी चीज़ें 36 लाख करोड़ की हैं। LIC भारत के भीतर में एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की किसी भी संस्था की तुलना से बहुत बड़ी हो। एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी देश में नागरिकों की संख्या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ी हो वो सबसे ज़्यादा है। इतनी बड़ी पूंजी इस ऑर्गेनाइजेशन में लगा है जितनी दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनता का पैसा नहीं लगा है। लेकिन आज हम शायद उस कंगाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में जो सरकार एक आखिरी कील ठोकने जा रही है, हमें लगता है कि उसको लेकर अब सचेत हो जाइए, क्योंकि कल्पना और परिस्थितियों को देखिए। जिस संसद में इस LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें सरकार की 100% हिस्सेदारी होती थी, लेकिन 65 बरस बाद अब उसी संसद को इंतजार हो चला है कि अब एक कानून पास करेंगे जिसमें बीमा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी होगी और उसको टेक्निकल वर्ड में IPO कहते हैं। लेकिन IPO भी किसका? LIC का। IPO का मतलब होता है कि वो शेयर बाजार में जाएगा और शेयर बाजार का मतलब होता है कि शुरुआत में उसको बड़ी तादाद में लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके अगले बरस ही इसकी कीमत बढ़ेगी और जो बड़ी कीमत देगा वो उसे खरीद लेगा और जो कम कीमतों पर उसको खरीदा था वो उसको बेचकर मुनाफा कमा लेगा।
लेकिन सवाल है कि यह बड़ी कीमत देकर खरीदेगा कौन? जाहिर है पैसा किसके पास होगा? आम आदमी के तो पास नहीं होगा, जो बीमा ले रखा है उसके पास तो नहीं होगा, कॉरपोरेट के पास होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होगा। इस देश के भीतर में जो भी पूंजीपति हैं उनके पास पैसा होगा। एलआईसी पर धीरे धीरे प्राइवेट हाथों का फैलता चला जाएगा। एलआईसी ने किस किस रूप में इस देश को कितनी बड़ी मदद की, जरा वो भी देख लीजिए। इस देश के भीतर जो लोग, जो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और वो बैंकों से लोन लेती है और बैंक भी एलआईसी से लोन लेती है, एलआईसी ने उनको अपने तौर पर पैसा दिया होता है। हाल ही में इस देश के भीतर एलआईसी ने जिस एक बैंक को पैसा दिया हुआ है, जो डूबने की कगार पर एक बैंक का नाम जोर शोर से चल रहा था, जिसका नाम यस बैंक था। आपने ये नाम तो सुना ही होगा। एलआईसी का उसमें 6,000 करोड़ डूबा है। पंजाब नेशनल बैंक, उसका भी जो घपला घोटाला नीरव मोदी और राहुल चोकसी के जरिए हुआ, उससे भी एक बड़ा नुकसान एलआईसी का हुआ। यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सारी बैंकों को भी एलआईसी ने अपने तौर पर पैसा दिया हुआ है। जब आईडीबीआई बैंक कंगाल होने की स्थिति में आया तब किसी ने नहीं खरीदा, तब इसी एलआईसी ने लगभग 13,000 करोड़ लगाया और आज भी 51% हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की ही है। एलआईसी हर चीज को बांटता रहा है, लेकिन इसी दौर में ऐसा क्या होता है, मोदी जी की काल में ही ऐसा क्यों होता है, एलआईसी का एमपीए भी 100% बढ़ जाता है। यानी जिस वक्त मोदी जी सत्ता में नहीं थे उस वक्त एनपीए 3.3% था, आज की तारीख में वो 6.5% से भी पार कर गया है। इसी काल में ही वो तमाम कंपनियां पैसा क्यों नहीं लौटा पाती है, खुद को दिवालिया क्यों घोषित कर देते हैं, जो बैंकों से लोन लेती है, एलआईसी से लोन लेती है, जो एलआईसी बैंकों को लोन देती है, वो सारी चीज़ें इसी दौर में ही क्यों डूबती है, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। आईपीओ में एलआईसी का 25% बेचा जाएगा, सरकार कहती है, और ये भी कहती है कि हमारी हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं जाएगी, हमारी ही चलेगी। लेकिन जो भी शेयर बाजार को समझता है और प्राइवेट कंपनी को समझता है, वो बहुत शानदार तरीकों से जान रहा होगा कि सरकार आज 25% बेचेगी, कल फिर देश की नस को टटोला जाएगा और उसके बाद फिर 25% बेचेगी, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी कंपनियों की अपनी साझेदारी, उसके बाद बेचने की प्रक्रिया में उसकी 51% हो जाएगी। यानी इतनी बड़ी तादाद में जो लाखों कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, जिस एलआईसी का यूनियन हो, वो देखिए खामोश है। इस देश के भीतर जो कर्मचारी तबका है वो भी खामोश है। ये कौन सी परिस्थिति है, जबकि हर कोई जानता है कि बीते 7 बरस में सिर्फ और सिर्फ पीएसयू सेक्टर में 6 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी है। हम 16 लाख से 9.5 लाख, पौने 10 लाख तक पहुंच गए हैं और ये संख्या कम होती चली जा रही है। एलआईसी जब निजी हाथों में जाएगी, बीमा का प्रीमियम और बीमा को लेकर जो पैसा दिया जाता है वो आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो दूर की कोटि है। लेकिन जिस देश में 24 करोड़ लोग एलआईसी से जुड़े हुए हैं और आखिरी पंचवर्षीय योजना यानी 2017 से 2022 तक में जो पैसा लगा हुआ है वो 28,01,483 करोड़ है, उनकी भरोसा का क्या वो आने वाले वक्त में जो भरोसा एलआईसी पर दिखाते थे वो भरोसा उनका रह पाएगी? क्या सरकार आने वाले वक्त में एलआईसी को डुबाने से बचा पाएगी? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। एलआईसी पर इस देश की सरकार का पैसा नहीं लगा है, किसी कंपनी का पैसा नहीं लगा है, बल्कि इस देश की जनता का पैसा लगा है, बीमा धारकों का पैसा लगा है। इस देश में जो भी दिवालिया होने वाली कंपनी या घोटाले करके भागने वाले कंपनी या फिर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत जो भी
एनसीएलटी का दरवाज़ा खटकाया, इन सभी के जरिए एलआईसी का पैसा डूबा है। जरा उनकी फहरिस्त भी देख लीजिए। यस बैंक 6000 करोड़ रुपया, पंजाब नेशनल बैंक 1400 करोड़ रुपया, रिलायंस कैपिटल 4000 करोड़ रुपया, DHFL 6500 करोड़ रुपया, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस 3250 करोड़ रुपया, पिरामिड कैपिटल हाउस एंड हाउसिंग 1500 करोड़ रुपया। इन फहरिस्त में जरा आप इंडस्ट्री का भी नाम देख लीजिए। आलोक इंडस्ट्री, एमटेक एफयू, एबीजी शिपयार्ड, मंडेरा इंडस्ट्रीज, जेपी इंफ्राटेक, ज्योति स्ट्रक्चर, रेनबो पेपर, ऑर्चिड फार्मर, ये तमाम एक लिस्ट है। यानी इस देश में किसी भी मुश्किल हालात में कोई अगर उबारने वाला था तो वो एलआईसी था, जिसके लिए आईपीओ की तैयारी सरकार कर ली है। अगले सत्र में वो पार्लियामेंट में लेकर आएगी और आईपीओ लाने के लिए उस कानून में तब्दीली कर दी जाएगी जिस कानून के तहत 1956 में ये कहा गया था हर बीमा धारकों को पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन जब ये निजी हाथों में जा रहा है तो ये कलम भी उससे हट जाएगी। एलआईसी भरोसे का तो प्रतीक है, ये इसकी नारों में बसती है, क्योंकि एलआईसी बीमा क्षेत्र में अपना 70% शेयर से पूरा देश को घेरा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन जितने भी सारे प्राइवेट कंपनी हैं अगर उनकी शेयर भी जोड़ ली जाए तो भी एलआईसी के सामने कहीं टिक नहीं पाते। एलआईसी भारत को छोड़ के और 3 देश में भी काम करती है। वो फिजी है, मॉरिशस है और ब्रिटेन का एक इलाका भी है जहाँ पर उसका अपना दफ्तर है जिसको एलआईसी खुद चलाती है। दोस्तों, किसी भी देश में बेरोजगारी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में गरीबी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में यूं ही नहीं सौंपे जाते और किसी भी देश में सरकारी सामानों की यूं ही नहीं नीलामी होती। ये हर कोई जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था जब डामाडोल होने लगे, देश को चला पाने की सरकार जब स्थिति में ना हो तो फिर एक के बाद एक सार्वजनिक उपक्रमों को बेचेगी निजी हाथों में सौंपने की, चाहे वो फिर कौड़ी की मोल क्यों ना हो। तो फिर शायद आज हम उस कंगाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में जो सरकार एक आखिरी कील ठोकने जा रही है, तो फिर हमें लगता है कि उसको लेकर अब सचेत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको मिलती रहे।